उसके परिवार में सभी को स्वर्णा का फिल्मों की तरफ जाना भी कहाँ अच्छा लगा था, परंतु बचपन से अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने वाले वो दोनों ही उसके कदमों को रोक नहीं पाए थे। लेकिन आज जब ये पक्ष उनके सामने आया तो उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने स्वर्णा को समझाने की बहुत कोशिश की। उसकी मम्मी ने कहा, स्वर्णा, ये तो तुम अतिशयोक्ति कर रही हो। भला ऐसा भी कोई करता है क्या? हाँ मम्मी, करते हैं। आजकल बहुत लोग ऐसा करते हैं और इसमें कोई डर की बात भी नहीं होती। स्वर्णा, भगवान ने नारी ही क्या, हर प्राणी की सृष्टि इस तरह से की है कि वो अपनी कोख से किसी और को दुनिया में ला सके, किसी को जन्म देकर अपने आंचल में उसे स्तनपान करा सके। ये सब हमारे शरीर के सौंदर्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेटा, मम्मी, आप लोग बहुत पुराने ख्यालों से जुड़े हुए हो। आपके हिसाब से आप जो कह रही हो सच है, लेकिन अब जमाना बहुत बदल गया है। मम्मी, भगवान ने ही मेरे लिए इतना सुंदर भविष्य मुझे उपहार स्वरूप दिया है ना, उसे क्यों जाने दूँ? बच्चा तो मुझे मेरे और राहुल के खून से बना मिल ही जाएगा ना। स्वर्णा के पिता चुपचाप खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा भी होता है। फिर उन्होंने स्वर्णा से केवल इतना ही कहा, स्वर्णा बेटे, अब तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। तुम हीरोइन बनना चाहती थी, तब तुम्हारे बढ़ते कदमों की रफ्तार को हमने नहीं रोका। तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने का हर अवसर तुम्हें दिया, लेकिन ये ठीक नहीं है बेटा। कर ली तुमने अपनी हीरोइन बनने की इच्छा पूरी। अब अपना पारिवारिक जीवन जियो, उसका भी पूरा आनंद उठाओ। हर अनुभव को स्वयं महसूस करो। हमारा फर्ज है तुम्हें समझाना। आगे तुम बड़ी हो, खुद ही बहुत सियानी हो, जैसा ठीक लगे कर सकती हो। एक ऐसा अनुभव, ऐसा सुख जो तुम्हें मिल सकता था, तुम उससे वंचित रह गई। ये सोचकर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें दुख ना हो। नहीं पापा, सच्चाई ये है कि मेरा करियर अभी बहुत आगे जा सकता है और मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। पापा, राहुल की फैमिली, उसके पापा मॉम इस बात के लिए तैयार हैं। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्वर्णा का ये निर्णय अंतिम था। उधर रौनक के माता पिता समझाने के बाद भले ही अनमने मन से, लेकिन अंततः मान गए। वो कल्पना की मजबूरी समझ रहे थे। उन्हें मालूम था कल्पना स्वर्णा के ये एहसानों के नीचे दबी हुई है। कल्पना के पिता जयंती और माँ विद्या तो सब जानते थे। जयंती ने विद्या से कहा, आज जो कल्पना करने जा रही है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। आज उसे मौका मिला है स्वर्णा की मदद करने का और वो उस मौके को हरगिज जाने नहीं देगी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कर लेने दो उसे उसकी इच्छा पूरी। इस तरह दोनों ही परिवार स्वर्णा की मदद के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला अस्पतालों का। अनेक तरह की जांच पड़ताल के पश्चात स्वर्णा और राहुल के अंश को कल्पना की कोख में डाल दिया गया। स्वर्णा ने कल्पना को अपने आलीशान मकान में एक शानदार कमरा दे दिया, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। कल्पना ने एक बहुत लंबा अवकाश अपनी नौकरी से ले लिया। जितना हो सकता था वो घर से काम अवश्य ही कर लेती थी। नौकर चाकर नर्स सब उसकी देखरेख में लगे ही रहते थे। सुबह की शुरुआत से रात तक उसके खाने पीने के लिए हर तरह की पौष्टिक वस्तुएं होती थी। स्वर्णा रोज अपनी व्यवस्थित दिनचर्या से समय निकालकर कल्पना के पास आकर काफी समय बिताया करती थी। देखते देखते 9 माह गुजर गए और उसके बाद कल्पना ने एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। जन्म देते से ही स्वर्णा अपनी बेटी को गोद में उठाना चाह रही थी, लेकिन इस समय डॉक्टर ने बच्ची को कल्पना की छाती पर लिटा दिया ताकि बच्ची उन धड़कनों को महसूस कर सके जिन्हें वो पिछले 9 माह से महसूस कर रही थी। स्वर्णा को अपनी ही बेटी को गोद में उठाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। उसका माँ का दिल धड़क रहा था, फिर भी वो खुश थी ये सोचकर कि ना उसका शरीर बिगड़ा, ना शरीर पर सिलवटें आई, ना काम पर कोई असर हुआ और उसकी बच्ची आ गई। उसके बाद बच्ची को स्वर्णा की गोद में दिया गया।
स्वर्णा और राहुल बहुत खुश थे। अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार में समंदर में गोते लगा रहे थे कि तभी उनकी बेटी रोने लगी और नर्स ने उसे दूध पिलाने के लिए वापस कल्पना की बाहों में दे दिया। कल्पना की गोदी में जाते ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया। उसने बच्ची को आंचल में छिपाकर अपनी छाती से लगा लिया। बच्ची दूध पीने लगी। ये दृश्य प्यार की ऐसी फुहार कर रहा था जिसे देखकर स्वर्णा के शरीर में एक अजीब सी सिहरन होने लगी, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था मानो कुछ छूटा जा रहा है। वो तड़प उठी। उसका मन कर रहा था कि काश वो बच्ची को उठाकर अपनी छाती से लगा सके, लेकिन उसकी छाती में बच्ची को पिलाने के लिए अमृत तुल्य दूध कहाँ था। कल्पना इतनी देर से स्वर्णा के हाव भाव देखकर उसकी तड़प, उसकी मानसिक गतिविधि की हलचल को समझ रही थी। बच्ची का पेट भरते ही कल्पना ने बच्ची को स्वर्णा की गोदी में दे दिया। तब स्वर्णा बड़े प्यार से अपनी बाहों में इस तरह भर रही थी कि यदि उसका बस चले तो वो कल्पना की तरह उसे अपने सीने से दूध पिला दे, किंतु ये उसके लिए केवल एक सपना था जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती थी। कल्पना और बच्ची दोनों स्वस्थ थे, इसलिए उन्हें अस्पताल से जल्दी ही छुट्टी भी मिल गई। अब फिर कल्पना को स्वर्णा के घर जाना पड़ा। स्वर्णा बच्ची को गोद में लेती तो कई बार बच्ची रोने लगती और कल्पना की गोदी में जाते ही शांत भी हो जाती। कल्पना जब भी उसे दूध पिलाती वो अपने कोमल फूलों जैसे हाथों से कल्पना के स्तन को छूती रहती। कभी कभी मुंह हटाकर कल्पना की तरफ देखने लगती, जैसे अक्सर सभी बच्चे करते हैं। स्तन को थपथपाना, मुस्कुराकर माँ का चेहरा देखना, ये सब देखकर स्वर्णा भी इसी एहसास को महसूस करना चाह रही थी। तब उसे अपने पापा और मम्मी की बातें याद आ रही थी कि बेटा ये तो सुंदर उपहार है, इसका एहसास भी स्वर्ग की अनुभूति कराता है। लेकिन वो अपने आप को इस सुख से वंचित समझ रही थी। उसकी बेटी उसके साथ भी ऐसा ही करे, लेकिन ये कैसे संभव था। कल्पना की धड़कनों का एहसास करने वाली स्वर्णा की बेटी अपनी माँ की धड़कनों को पहचान नहीं पाई थी। उसे उस कोख में रहने का स्वर्णा ने मौका ही नहीं दिया जिस पर केवल उसका हक था। उसे तो किराए के मकान में रखा गया था और वो उसे ही अपना घर समझने लगी थी। देखते देखते 4 माह गुजर गए। कल्पना ने अपना फर्ज पूरा करके अपनी दोस्ती निभा दी। वो स्वर्णा की मन स्थिति अच्छी तरह से समझ रही थी। तब एक दिन उसने कहा, स्वर्णा मैं समझ सकती हूँ तेरे मन में कितनी बेचैनी है, कितनी तड़प है। देख 4 माह हो गए, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तेरी बेटी के लिए, तेरे लिए और मेरे भी लिए यही ठीक होगा। स्वर्णा मैंने पिछले 1 महीने से तुझसे पूछे बिना उसे बोतल से दूध पिलाने की आदत डाल दी है ताकि मुझे और उसे तकलीफ ना हो। मैं समझ सकती हूँ मेरे आंचल में हंसती खेलती खिलखिलाती तेरी बेटी को जब तू देखती है तेरा मन भी वैसा ही करना चाहता है। लेकिन स्वर्णा हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, चाहे कितनी भी दौलत हो। हम किसी की भी कोख खरीद सकते हैं, लेकिन वो एहसास वो नहीं खरीद सकते। स्वर्णा ज्यादा से ज्यादा 5 साल और तुझे इस रंगीन दुनिया में लोग पूछेंगे। उसके बाद जब उम्र और ये जवानी ढलान पर होगी तब पूछने वाला कोई न होगा। स्वर्णा अभी भी तेरे पास समय है। यदि तू इस एहसास को महसूस करना चाहती है, उसे जीना चाहती है, तो अपने दूसरे बच्चे के लिए किसी की भी कोख उधार मत लेना। स्वर्णा ने कल्पना को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों आंसुओं से भीग रही थी। उसके बाद कल्पना ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया। 9 माह तक एक बच्ची को अपनी कोख में रखना, उसे जन्म देना और उसके बाद अपनी छाती से लगाकर स्तनपान कराना, ये इतना सुंदर एहसास था जिसे छोड़कर चले जाना कल्पना के लिए इतना आसान न था। डबडबाई आंखों से उसने स्वर्णा की बेटी की एक तस्वीर अपने सूटकेस में रखते हुए कहा, स्वर्णा मुझे यदि इसकी याद आएगी तो मैं कभी कभी यहाँ तेरे पास आ सकती हूँ ना। कल्पना ये क्या पूछ लिया तूने, ये कैसा प्रश्न था। इस बच्ची पर जितना हक मेरा है उतना ही तेरा भी है तय।
9 माह तक अपने शरीर के अंदर पाल पोष कर इसे तूने दुनिया में जन्म देकर लाई है। एक ऐसे दर्द को सहन किया जो किसी और के बच्चे के लिए सहन करना हर किसी के बात नहीं है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कल्पना, तू जानती है मेरी बच्ची के लिए मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ तेरा ही ख्याल क्यों आया? क्यों स्वर्णा? क्योंकि मैंने हमेशा तुझ में एक नेक दिल को महसूस किया है। बचपन से मैं तुमसे हमेशा प्रभावित रही। स्कूल में सबसे अलग सरल सादगी और नम्रता जो तुझ में देखी, किसी और में नहीं, मुझ में भी नहीं। इसलिए मैं चाहती थी मेरी बेटी के लिए सबसे सही और अच्छा स्थान तेरी कोख है। तूने अंकल आंटी और रौनक ने मेरी मदद करके बस स्वर्णा, अब और कुछ मत बोलना वरना मैं फूट फूट कर रोने लगूंगी। कहते हुए दोनों गले लग गई। फिर कल्पना जाने के लिए निकली, लेकिन फिर से पलटकर स्वर्णा की तरफ आई और कहा, स्वर्णा प्लीज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे ट्रांसफर मत करना। तू हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने देना, उसे किसी एहसान का मोहताज ना बनाना। चुप हो जा कल्पना, आगे कुछ भी मत कहना। मैं चाहे अपनी सारी दौलत भी तेरे नाम कर दूं, तब भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो अनमोल है कल्पना। लेकिन हाँ, मुझे इतना हक तो दे दे कि मैं तेरी तकलीफ को थोड़ा सा कम कर सकूं। बोलूंगी स्वर्णा, यदि ऐसी कोई तकलीफ हुई जिसका निपटारा मैं और रौनक मिलकर भी ना कर पाए, तो मैं जरूर तुझे आवाज दूंगी। मैं जानती हूँ मेरे आवाज तुझ तक जरूर पहुँचेंगे। उसके बाद कल्पना अपने घर वापस लौटी, एक प्यार से एहसास के साथ, मीठी मीठी यादों को लेकर, अपनी दोस्ती को और अधिक मजबूती देकर। जैसे ही कार घर पर आकर रुकी, रौनक, उसके माता पिता और कल्पना के पापा मम्मी भी सब बेसब्री से आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे जब कल्पना की वापसी होगी। कल्पना अपने पूरे परिवार को देखकर सबसे मिलकर बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने ससुर के पांव छूते हुए कहा, थैंक यू पापा, यदि आप अनुमति नहीं देते तो मैं ये नहीं कर पाती। उसके बाद उसने रौनक की तरफ प्यार से देखते हुए आंखों में उसे भी थैंक यू कहा। फिर अपने पापा मम्मी के पास जाकर कहा, पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि स्वर्णा ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा और आप दोनों के साथ के कारण वो मैं उसे दे पाई। मम्मी, स्वर्णा की बेटी बहुत सुंदर है, बिल्कुल स्वर्णा की तरह, और स्वर्णा भी बहुत खुश है, राहुल भी। फिर उसने रौनक से कहा, रौनक, मैं एक बहुत सुंदर एहसास को जी करा रही हूँ। स्वर्णा की मदद करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं उससे कहकर आई हूँ कि स्वर्णा प्लीज हमारी दोस्ती को दोस्ती ही रहने देना, उस पर एहसान की चादर मत बढ़ाना। मेरे अकाउंट में तू कुछ भी मत डालना, मैंने उसे कसम दी है। कल्पना, तुमने उसे कसम देने में बहुत देर कर दी। रौनक के मुंह से ये सुनकर कि तुमने उसे कसम देने में बहुत देर कर दी, कल्पना चौंक गई। उसने पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो रौनक? कल्पना, उसने तो उसका अंश तुम्हारे शरीर में आते से ही तुम्हारे पापा मम्मी के घर को छुड़ा लिया था, जो अब तक गिरवी रखा था। पर ये मेरी समझ से बाहर है कि ये बात स्वर्णा कैसे जानती है। रौनक के पक्ष किया, हे भगवान, ये तो मैंने उसे बड़ा ही करते समय स्कूल में ये कहते हुए बताया था कि मेरी पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने मकान तक गिरवी रख दिया है। तब से अब तक वो ये बात भूली नहीं। तुमने उसे ऐसा करने ही क्यों दिया? रौनक, मैं क्या करता? मेरे पास उसका फोन आया था, तब उसने भी मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बताऊं, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता पाया। लेकिन उसके बाद मैंने उसे और पैसा देने के लिए मना कर दिया। वो मान ही नहीं रही थी। तब मैंने उसे कहा, क्या कहा था तुमने? मैंने कहा था, स्वर्णा, तुम ऐसा करके तुम्हारी दोस्त को एक ऐसा सुख दे दोगी कि आज जो कुछ भी वो अपनी खुशी से दोस्ती के कारण कर रही है, उसकी वो खुशी दुख में बदल जाएगी।
वो मुझे इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी, प्लीज़ समझो। तब उसने कहा ठीक है, और वो मान गई। पहले तो वो नाराज़ भी हो गई थी, मुझसे झगड़ा भी किया कि रौनक क्या फ़र्क पड़ता है यदि मैं थोड़ा सा कुछ कर दूंगी तो। मैंने उसे कहा था स्वर्ण, हम दोनों इतने सक्षम हैं कि खुद के दम पर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तुम कल्पना की एक प्यार को सौदे में मत बदलो। तब वो शांत हुई। मैं जानता था कि तुम स्वर्ण का एक पैसा भी लेना पसंद नहीं करोगी। रौनक, तुमने कहा था ना कि ये उनकी दौलत और हमारी मजबूरी का एक अलग ही अंदाज है, लेकिन ऐसा नहीं था रौनक। वो उसके बच्चे को एक ऐसी कोख में स्थान देना चाहती थी जहाँ सच में उसे प्यार मिले, उसकी सांसों को अच्छी सांसों का एहसास मिले। और तब वो उसी समय नींद से उठकर बैठ गई, क्योंकि तब उसकी आंखों में केवल एक ही चेहरा था, वो चेहरा मेरा था, रौनक। वरना कोक खरीदना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 4-5 करोड़ भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। हाँ कल्पना, उस समय मैं गलत सोच रहा था। ये तो तुम्हारी और स्वर्ण की दोस्ती की एक अद्भुत मिसाल है। तुम जानते हो रौनक, स्वर्ण की बेटी के दुनिया में आने के बाद मैंने महसूस किया कि वो पछता रही है। वो अपनी बेटी को खुद की छाती से लगाकर दूध पिलाना चाहती थी, पर वो ऐसा न कर पाई। मैंने उसकी आंखों में वो प्यास, वो तड़प देखी है, और इसलिए मैं उससे प्रॉमिस लेकर आई हूँ कि अपने दूसरे बच्चे के लिए अब वो किसी की भी कोख उधार नहीं लेगी। अच्छा, तो क्या वो मान गई? हाँ बिल्कुल। मैंने उसे समझाया कि भगवान के लिए इस उपहार के सुख को, उस अनुभव को वो पूरा महसूस करेगी। इस तरह की बातें करते हुए कल्पना और रौनक एक दूसरे की बाहों में खो गए। तभी कल्पना ने कहा, अब मैं अपने खुद के बच्चे के लिए उसी प्यारे अनमोल एहसास को एक बार फिर से जीना चाहती हूँ। कहते हुए कल्पना ने कमरे की रोशनी को विदाई दे दी, और फिर इतनी लंबी जुदाई को मिटाकर वो दोनों एक दूसरे में समा गए, उसी सुख की खोज में जो हर नारी के जीवन का सच्चा और सबसे अधिक कीमती भगवान का दिया उपहार होता है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।